हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। DECE 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मैंने काफ़ी शेयर कर रखे हैं और प्लेलिस्ट का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। यहाँ पर जो DECE 2 का जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कुपोषण संक्रमण के बीच अंतर क्रिया। फिर उसके बाद जो निम्नलिखित प्रत्येक है इनके कोई 3 कार्य बताने हैं। फिर 3 खाद्य वर्गों का वर्णन करना है, संतुलित आहार, इन सब के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में पहला प्रश्न है उसका आंसर देखेंगे। उदाहरण देते हुए कुपोषण संक्रमण के बीच अंतर क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी किस तरह से संक्रमण कुपोषण को प्रभावित करता है और कुपोषण संक्रमण को प्रभावित करता है। यानी बच्चे को, अगर बच्चा कुपोषित है तो उसमें बार बार संक्रमण होगा, और बच्चा संक्रमित है, संक्रमण हो रहा है तो बच्चा कुपोषित होने की उसकी संभावना बढ़ जाती है। जैसे संक्रमण और कुपोषण का दुष्चक्र कैसे है कि कुपोषण संक्रमित करता है, फिर संक्रमण बच्चे को कुपोषित कर देता है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा डायग्राम सा बना देंगे तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। संक्रमण पर कुपोषण का प्रभाव, इसमें मैं मेन पॉइंट बताऊंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर देख लीजिएगा। कि प्रतिरक्षी यानी होता है ना इम्यूनिटी बूस्टर जो होते हैं ना, उसे प्रतिरक्षी कहते हैं। तो इनके निर्माण में कमी हो जाती है जब बच्चे में संक्रमण होता है। त्वचा व जो श्लेष्मा झिल्ली है उसकी सुव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, यानी जो अपने काम करती है वो ढंग से नहीं कर पाती है हमारी स्किन और जो श्लेष्मा झिल्ली है वो। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण और कृमि ग्रसन, यानी कुपोषण में बच्चे में प्रोटीन ऊर्जा की कमी हो जाती है और बच्चों में पेट के जो कीड़े होते हैं ना वो भी प्रभावित होते हैं। पाचन तंत्र भी बच्चों का प्रभावित होता है। पोषण तंत्र पर संक्रमण किस प्रकार से प्रभाव डालता है। बच्चा अगर संक्रमित है तो उसके भोजन के अंतर्ग्रहण में कमी आ जाएगी, तो बच्चे का पोषण बिगड़ जाएगा। पोषक तत्वों के अवशोषण में भी प्रभाव पड़ेगा, यानी शरीर के अंदर वो पोषक तत्व लग ही नहीं पाएंगे। प्रोटीन की कमी बच्चे के शरीर में हो जाएगी। खसरा है बच्चे को हो गया तो भी बच्चे का पोषण स्तर प्रभावित होता है। इसी तरह से अतिसार में भी बच्चे के शरीर से जो पोषक तत्व है उनका क्षय हो जाता है। तो ये आंसर काफ़ी बड़ा है। आप लोग स्क्रीन जो आप लोग मैंने स्क्रॉल किया स्क्रीन वो देख के आंसर लिख दीजिएगा। अभी पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है कि प्रोटीन और जो कार्बोज है ना उनके काम बताने हैं हमें। तो प्रोटीन के कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि विकास के लिए उपयोगी है। भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था तक शरीर में वृद्धि विकास के लिए जरूरी होता है। शरीर की क्षतिपूर्ति रख रखाव में उपयोगी होता है। प्रोटीन के द्वारा हमारे शरीर की जो कोशिकाएं में टूट फूट होती है उनको सही किया जाता है। हमारे शरीर में निरंतर कोशिकाओं की टूट फूट होती रहती है। प्रोटीन इनकी मरम्मत का काम करता है। नए तंतुओं का निर्माण करता है। अगर कोई चोट लग जाए हमें और कहीं से हम जल जाएं तो रक्त बहे तो उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो शरीर में इनकी ठीक करने में सहायता करता है। थाइवरीन नाम का जो प्रोटीन है उससे खून का बहना रुक जाता है। शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी प्रोटीन उपयोगी होता है। शरीर को ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने में प्रोटीन मदद करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी होता है। शरीर को रोगों से और अन्य संक्रमण से बचाकर रखने के लिए प्रोटीन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होता है। विभिन्न क्रियाओं में सहायक। वास्तव में प्रोटीन एक ऐसा तत्व है जो जन्म के समय से अंत तक शरीर में सभी क्रियाओं, वृद्धि, विकास, शरीर निर्माण, नव तंतुओं के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन वनस्पति जगत, पशु जगत दोनों खाद्य पदार्थों से मिलता है। नहीं, ये प्रोटीन है। इसके कार्य, हमसे सिर्फ कार्य पूछे गए हैं। इसी तरह कार्बोज है। कार्बोज भी 2 प्रकार के होते हैं, उपलब्ध कार्बोज, अनुपलब्ध कार्बोज। उपलब्ध कार्बोज के कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता, वसा के उपयोग के सहायता करना, पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना, रोगों से सुरक्षा प्रदान करना, भोजन को स्वाद प्रदान करना। और जो अनुपलब्ध कार्बोज है वो भूख को शांत करते हैं, मल निष्कासन में सहायक होते हैं और प्रमुख बीमारियों से रोकथाम करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न, खाद्य वर्ग और उनका प्रयोग। ये सारे प्रश्न मैंने आप लोगों से पहले करवा रखे हैं ज़्यादातर प्रश्न, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की PDF भी देख सकते हैं इनके लिए। खाद्य वर्ग क्या होता है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। कई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक जैसे पोषक तत्व प्रदान कर देते हैं और उनका काम भी लगभग एक जैसा होता है। जैसे अंडा, दूध, मांस आदि प्रोटीन प्रदान करते हैं, इसलिए साथ में इनको अगर ज़्यादा ले लेंगे ना तो एक पोषक तत्व की अधिकता शरीर में बढ़ जाएगी और कोई जो अन्य दूसरे पोषक तत्व होते हैं ना उनकी शरीर में
कमी हो जाती है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए खाद्य वर्गों का निर्धारण किया जाता है। जो खाद्य वर्ग है, 3 प्रकार के खाद्य वर्ग बनाए गए हैं। पहला वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ होते हैं। दूसरे वर्ग में शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ हैं। तीसरे वर्ग में रोगों से बचाव, शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य पदार्थ होते हैं। इनके अंदर आप डिटेल से लिख देंगे। इसका ख है, इसमें संतुलित आहार के बारे में पूछा गया कि संतुलित आहार क्या होता है ना, किस तरह से बनाया जाता है, खाद्य वर्गों का प्रयोग कैसे किया जाता है उसमें। वो संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा समानुपात में हो जिसमें कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन, अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके। यानी कोई भी जो पोषक तत्व होते हैं ना, कुछ कम ना मिले और बहुत ज़्यादा भी ना मिले, तो हमारा आहार संतुलित होता है। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें प्रश्न संख्या 3 है, 3 का ख है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का जो क भाग है इसके बाद आएगा कि ये जो रोग हैं ये किस शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं, सारे रोग, और फिर इनके नैदानिक लक्षण भी पूछे गए। जैसे मरासमस है, इसमें मांसपेशियां क्रश हो जाती हैं, बच्चा पनप नहीं पाता, वृद्धि अवरोधन रूप वृद्धि रुक जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। एनीमिया है, एनीमिया में भी क्या, हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है ना शरीर में, तो उस टाइम एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के लक्षण है कि इसमें शारीरिक कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, थकावट, चक्कर आना, सांस फूलना, नींद ना आना, हृदय का जोर जोर से धड़कना, भूख में कमी होना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो हमारा एनीमिया की बीमारी जो होती है उसके नैदानिक लक्षण है। इसके अलावा भी कुछ और लक्षण है जो इसमें लिखे हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए तो लिखनी है, क्योंकि मेरे पास ये लिखा हुआ था आंसर, तो मैंने पूरा शेयर कर दिया। बाकी आपको सिर्फ इसके नैदानिक लक्षण बताने हैं। इसके बाद जीरोपैथेलेमिया है, उसके नैदानिक लक्षण क्या है कि रतौंधी हो। जीरोपैथेलेमिया आंखों का एक संक्रमण है, तो इसके नैदानिक लक्षण है रतौंधी, यानी कि रात को दिखाई नहीं देता है। कंजक्टिवा जीरोसिस या जो कंजक्टिवा होता है ना उसका वो सूख जाता है। नेक्स्ट बिटोट बिंदु एक बीमारी हो जाती है ना, कॉर्निया सूख जाता है, ये भी इसका नैदानिक लक्षण है। कैरेटोमलेशिया ये एक बीमारी है, ये आंख में हो जाती है अगर किसी को भी जीरोपैथेलेमिया हो। रिकेट्स के नैदानिक लक्षण क्या है? रिकेट्स क्या, विटामिन डी की कमी के कारण होती है बीमारी। इसमें प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बेचैन लगते हैं, मांसपेशियों की सुदृढ़ता कम हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, उदर की मांसपेशियां ढीली होने के कारण पेट फैल जाता है, बच्चे के विकासात्मक मानदंड में देरी हो जाती है, बच्चे के दांत देरी से गिरते हैं, उनके बैठने चलने में विलंब हो जाता है, कमजोर व चलने में बच्चा असमर्थ होता है, शरीर की लंबी हड्डियों के एपिफिसिस बढ़कर फैल जाते हैं, यानी कलाई पर अग्रभुजा की हड्डियों में सूजन आ जाती है, पसलियों के छोर पर सूजन आ जाती है, हड्डियों की मणिकायन रिकेटी रोजरी जैसी लगती हैं। रिकेट्स रोगी बच्चे के अग्र कालांतर खोपड़ी के बीच जो खुली जगह होती है उसको भरने में विलंब होता है, हड्डियों के नरम होने पर सिर की हड्डियां नरम प्रतीत होती हैं, यानी बच्चे कपाल शोष हो जाता है। रोगी बच्चे की छातियों की हड्डियां बाहर की तरफ आ जाती है, उत्वक्ष कहा जाता है। टांगों की हड्डियां नरम होने के कारण शरीर का भार सहन करने में असमर्थ होती हैं, इस कारण धनुषाकार होते हैं, तो धनुर्जंगा कहते हैं। घुटने मुड़ जाते हैं जिसे संघवट जानू कहते हैं। कुछ बच्चों की खोपड़ी के सामने की पार्श्व हड्डियां बाहर आ जाती है जिसे उत्सेद कहते हैं। ये इसके कारण और उपचार है और रोकथाम है जो हमें इसमें नहीं लिखनी है। फिर बेरी बेरी के लक्षणों में भूख नहीं लगती या भूख कम हो जाती है, कमजोरी या फिर थकान हो जाती है, पैरों में सुई जैसा चुभना प्रतीत होता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, स्पर्श अनुभव नहीं होता। गीली बेरी में हृदय गति रुक सकती है, तेज धड़कने चलने लग जाती हैं, छाती में दर्द, दबाव डालने पर टांगों की मांसपेशियां दर्द करती हैं। सूखी बेरी में रोगी को पैरों में कमजोरी होने व सैयाग्रस्त यानी लकवा हो सकता है। अभी तीसरे का वो ख था, ये क्या है कि किस कमी के कारण होते हैं। पहला है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण
मरासमस, मरासमस होता है प्रोटीन की कमी के कारण। दूसरा हमारा जीरोपैथेलमिया विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, बेरीबेरी विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से, एनीमिया, एनीमिया शरीर में मेनली होता है आयरन की कमी से। बाकी प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन B12, तांबा, एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन, फोलिक एसिड, कोबाल्ट, राइबोफ्लेविन, निकोटीन आदि किसी भी एक तत्व की कमी से हो जाता है या ज़्यादातर आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न में है कि 5 ऐसे पोषक तत्व हैं जो कि जिनकी जरूरत गर्भावस्था में बढ़ जाती है। ऊर्जा की, प्रोटीन, लोहा यानी कि जो आयरन है, इसके अलावा कैल्शियम व फास्फोरस, आयोडीन, जिंक, विटामिन, इनकी मात्रा, इनकी जरूरत शरीर में बढ़ जाती है गर्भावस्था में। ये जो पोषक तत्व हैं इनके कोई खाद्य स्रोत बताने हैं तो ऊर्जा के लिए अनाज, दालें, दूध, घी, गिरीदार फल लिए जा सकते हैं। प्रोटीन के लिए दूध से बनी वस्तुएं, मिश्रित अनाज, दालें, मूंगफली, अंडा, मछली, मांस इत्यादि लिया जा सकता है। लोहा तथा आयरन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, चोकर युक्त आटा। कैल्शियम, फास्फोरस के लिए दूध या दूध से बने खाद्य पदार्थ। आयोडीन और जिंक के लिए आयोडीन युक्त नमक, मछली, दूध से बने पदार्थ, अंडा, मांस इत्यादि लिया जा सकता है। विटामिन, हरे गहरे पीले रंग के फल व सब्जियां, सिट्रस फल, मछली, अंडा इत्यादि। इसके अलावा हमसे पूछा गया है कि पौष्टिक ऐसा अल्पाहार बताना है जो जैसे दोपहर का खाना लिया और रात का खाना लेंगे उसके बीच में कोई भी अल्पाहार बनाना है। तो उसके लिए सब्जियों से भरा सैंडविच गर्भवती महिला के लिए अल्पाहार हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या ब्रेड रहेगी, मल्टीग्रेन वाली ब्रेड दे सकते हैं, कुछ सब्जियां रहेंगी, इनसे बच्चों को सारे पोषक तत्व तो मिल जाएंगे, जैसे ऊर्जा, फाइबर, विटामिन, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। साथ में दूध या चाय लेंगे, दूध या चाय जो भी लेगा तो उससे प्रोटीन या फिर विटामिन भी मिल जाएंगे। पांचवा प्रश्न, पांचवा के आहार तंत्र का संक्रमण और जो श्वसन तंत्र का एक एक संक्रमण बताना है। तो आहार तंत्र के संक्रमण में आप हैजा लिख सकते हैं। हैजा एक तेज गति से फैलने वाला संक्रमण है। संक्रमण अधिकतर गर्मी पतझड़ के मौसम में फैलता है। इसमें सबसे ज्यादा आहार तंत्र प्रभावित होता है। इसका सही समय पर अगर इलाज ना हो तो रोगी की मृत्यु दर 70% तक हो सकती है। यह लगभग सभी आयु वर्ग के लोगों में पाया जाता है। इसमें अधिक इस जगह पाया जाता है जहां स्वच्छता के नियम नहीं पाए जाते। इसका कारण क्या है? हैजा प्रमुख रूप से एक जीवाणु से फैलता है जिसे कोलेरा वाइब्रियो कहा जाता है। यह गर्मियों की जो शुरुआत होती है मार्च अप्रैल, उसमें अधिक फैलता है। यह दूषित भोजन पानी से फैलता है। रोगी की उल्टी, थूक, मल आदि में मक्खियां जीवाणुओं को खुले भोजन, जल, दूध तक लाकर उनको दूषित कर देती हैं। और जो दूषित चीजें हैं उसे ग्रहण करने से जो व्यक्ति ग्रहण करेंगे वो भी रोगी हो जाते हैं। रोगी का थूक, अंधेरे में ये जीवाणु लगभग 2 से 3 माह तक जीवित रह सकते हैं, अतः इनका खास ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये फैलने ना पाए। इससे बचाव के लिए रोगी को अन्य लोगों से या बच्चों से अलग या दूर रखा जाए। अन्य सभी बच्चों को इसका टीका भी लगवाना चाहिए। रोगी के कपड़े, बिस्तर, रुमाल, जूठा भोजन अन्य लोगों को नहीं देना चाहिए, नहीं, इससे दूर रखना चाहिए। इसका उपचार कैसे करें? हैजा की रोकथाम के लिए TABC का टीका लगवाया जा सकता है जिसकी प्रभाविता लगभग 6 महीने तक रहती है, यानी कि हर 6 महीने में टीका लगवाया जाए। महामारी के रूप में फैल रहा तो इसका असर, टीके का असर कम होता है। अभी श्वसन तंत्र का एक संक्रमण है काली खांसी। काली खांसी एक संक्रामक बीमारी है जो श्वास से संबंधित होती है। यह बीमारी छोटे बच्चों में होती है। आमतौर पर यह बीमारी 5 साल से बड़े बच्चों को कम ही होती है। यह बीमारी थका देने वाली है। संक्रमण के कारण जीवाणु श्वास नली में श्लेष्मा की परत को मोटी व चिपचिपी कर देते हैं। बीमारी आमतौर पर हल्की बुखार, नाक बहने व खांसी के साथ शुरू होती है। इसके लक्षण है खांसी होने के लगभग 10 दिन के बाद सांस लेते समय खों खों की आवाज़ आती है। लगातार खांसी आती है। गले में बलगम जमा रहता है। खांसी के दौरान कभी छोटे बच्चों का श्वास भी रुक सकता है तो खतरनाक है। बच्चे का वजन कम हो जाता है और बच्चे को भूख नहीं लगती। बहुत ज़्यादा समय से बच्चे के फेफड़े खराब हो सकते, अगर ये खांसी ज़्यादा रहे ना तो फेफड़े खराब हो सकते हैं। बच्चे की आँख की रक्त वाहिकाएं फट सकती हैं। इसका कारण है काली खांसी छींक व खांसी के द्वारा संक्रमण से फैलती है। इसकी व्यवस्था है, उपचार क्या कर सकते हैं? आमतौर पर जब
काली खांसी का पता चलता है तब तक उपचार के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। अगर इसका पहले पता चल जाए तो एंटीबायोटिक द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है, अन्यथा 3 महीने तक बीमारी जो है ऐसे ही बच्चे को परेशान करती है और 3 माह के बाद स्वयं ही ठीक हो जाती है। परंतु जैसा कि हमें पता है यह एक संक्रामक बीमारी है, अतः जल्द से जल्द इसके लक्षण पहचान कर एंटीबायोटिक द्वारा इसका उपचार करना चाहिए। इसकी रोकथाम के लिए डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन लगवाई जा सकती है। निम्नलिखित में जो प्राथमिक उपचार किस तरह से प्रदान किए जाएं, जैसे कि जानवर जब काट जाए तो या फिर बच्चा डूब जाए तो। जानवर काटना, अगर जानवर कई बार बच्चों को काट जाते हैं, खासकर कुत्ता काट जाता है, तो काटे हुए स्थान पर पानी कीटाणुनाशक दवाइयों को धोना चाहिए। अगर कुत्ते ने काटा है तो क्या करना है, कुत्ते के ऊपर नज़र रखें कि कहीं अगर कुत्ता पागल हो गया है या 2-4 दिन के बाद क्या मर जाता है तो इसका मतलब उसमें रेबीज था, तो ये ध्यान रखना है। अगर कुत्ता काट कर भाग जाए या कुत्ता अचानक से क्या बिना बात के काट ले तो भी हमें रेबीज का ही मानना चाहिए कि भाई उसमें रेबीज के कीटाणु। ऐसी स्थिति में बच्चे को तुरंत चिकित्सक के पास लेकर जाएं। रेबीज विरोधी टीका लगवाकर रेबीज से बचाव किया जा सकता है। अगर कुत्ता कोई असामान्य लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, 10 दिनों के बाद भी जीवित रहता है, तो स्थिति दर्शाती है कि उसमें रेबीज के कीटाणु नहीं है। इस अवस्था में बच्चे को रेबीज विरोधी उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, डूबने में कैसे प्राथमिक उपचार करें। जो बच्चे पानी अथवा पानी की टंकी के आसपास खेलते हैं उनका पानी में गिर जाने या डूबने का खतरा बना रहता है। ऐसी दुर्घटनाओं से रोकथाम की कार्यवाही करनी चाहिए। अगर कोई बच्चा पानी में गिर जाता है तो सांस नहीं ले पाता, उसके शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पानी प्रवेश कर जाता है, तो सांस लेने की कोशिश करता है तो और ज़्यादा पानी क्या फेफड़ों में चला जाता है। इसके लिए तत्काल कुछ प्रयास करने चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कदम है उसके फेफड़ों से पानी को बाहर निकालने का प्रयास करें ताकि वह सामान्य रूप से फिर से सांस ले सके। उसे पेट के बल किसी समतल जगह पर लिटा दे। फेफड़े को धीरे धीरे जब तक दबाएं जब तक बच्चा सामान्य रूप से सांस लेना शुरू ना कर दे। संभव हो तो दोनों टखनों को पकड़कर उसका सिर जमीन की ओर रखकर अगल बगल में झुलाएं जब तक कि वह खांसने न लगे और पानी उगल ना दे। इसके बाद उसके तुरंत बाद उसे अस्पताल लेकर जाएं।